नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायाब सैनी को देवभूमि और अपनी ओर से बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, उसका निश्चित तौर पर हरियाणा को लाभ मिलेगा और जो हरियाणा के लिए केंद्र और राज्य की धारणा है वह धरातल पर उतरे। उन्होंने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में हरियाणा का चौमुखी विकास होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को देवभूमि और अपनी ओर से बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, उसका निश्चित तौर पर हरियाणा को लाभ मिलेगा और जो हरियाणा केंद्र और राज्य की धारणा है वह धरातल पर उतरे। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में हरियाणा का चौमुखी विकास होगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 6 संभावित उम्मीदवारों का नाम केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेज दिया है। अब बीजेपी की केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उपचुनाव के लिए उम्मीदवार तय करेगी। उत्तराखंड महिला बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का भी नाम केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजा गया है। इसको लेकर आशा नौटियाल ने पार्टी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं और उन्हें खुशी है कि पार्टी ने उनका नाम भी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में भेजा है। बागेश्वर के सिमगढ़ी उपडाकघर में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिससे 1500 से अधिक खाता धारकों की जीवन भर की जमा पूंजी गायब हो गई है। पोस्ट मास्टर के फरार होने के बाद इस घोटाले का खुलासा हुआ, जब खाता धारकों ने अपनी पासबुक ऑनलाइन चेक करवाई और पाया कि उनके खातों में जमा की गई राशि अचानक से गायब हो गई है। गुरुवार को सिमगढ़ी, मझेड़ा और आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग कमेडी देवी पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पासबुक में लाखों रुपए की जमा राशि दर्ज पाई है। लेकिन ऑनलाइन जांच करने पर खाते में मामूली रकम दिखाई दी। बुजुर्ग शारदा देवी, जिन्होंने 4 साल में 2 लाख की बचत की थी, अब उनके खाते में मात्र 2000 रुपए बचे हैं। राकेश राठौर, जिन्होंने 12 लाख की एफडी की थी, उनके खाते में शून्य दिखाया जा रहा है। ग्रामीणों का आक्रोश देख पुलिस बुलानी पड़ी। ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की मांग की है। देश की नामचीन संस्था आईआईटी रुड़की अक्सर किसी न किसी मामले को लेकर विवादों में बनी रहती है। इस बार तो बड़ी लापरवाही की वजह से आईआईटी चर्चाओं में आ गया है। दरअसल आईआईटी रुड़की के राधाकृष्ण भवन के मेस में खाने में सामान में चूहे मिले हैं। यह चूहे कढ़ाई, चावल, राशन आदि में दिखाई दिए। यह सब देखने के बाद छात्रों ने मेस में ही हंगामा कर दिया। इतना ही नहीं, इसकी वजह से 400 से अधिक छात्रों को भूखा भी रहना पड़ गया। सोशल मीडिया पर अब इसकी फोटो और वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि आईआईटी रुड़की के राधाकृष्ण भवन की मेस में दोपहर को खाना बना हुआ था। इस दौरान छात्र खाना खाने के लिए मेस में पहुंचे तो उन्होंने मेस की किचन में जाकर देखा तो चूहे खाने में उछल कूद कर रहे थे। इस दौरान छात्रों ने इसका वीडियो भी बना लिया और अन्य छात्रों को भी मौके पर बुलाकर हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि देश का जाना माना संस्थान होने के बावजूद यहाँ पर साफ सफाई नहीं रखी जाती है। वहीं इस खाने से छात्र बीमार भी पड़ सकते हैं। वहीं गुस्साए छात्रों ने संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान छात्रों की खाना बनाने वाली कर्मचारियों के साथ जमकर बहस भी हुई। हालांकि कर्मचारी छात्रों को समझाते रहे, लेकिन छात्रों ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने जमकर हंगामा काटा। इस मामले से आईआईटी कैंपस में हड़कंप मच गया। वहीं मेस में चूहों की फोटो और वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आईआईटी रुड़की की मेस में खाने में चूहे दिखाई देने के मामले में आईआईटी रुड़की की मीडिया
सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव ने प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि राधा कृष्ण भवन मेस में रसोई में चूहे होने की घटना की जानकारी है। इस मामले में तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही स्वच्छता मानकों का अनुपालन के लिए निर्देश दिया गया है। वहीं भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बाहरी विशेषज्ञों को लगाया गया है। उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्द ही संस्कृत के श्लोक भी गूंजते सुनाई देंगे, जिससे लेकर उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा मदरसों में अरबी भी पढ़ाई जाएगी। इसकी जानकारी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने दी है। उनका कहना है कि दोनों प्राचीन भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसों में लगातार रिफॉर्म के चलते अब कई ऐसे नए प्रावधान किए जाएंगे जिन्हें अब तक तर्कसंगत नहीं समझा जाता था। मदरसे को लेकर अब तक की धारणा खास तौर से एक अलग समुदाय की भाषा और कल्चर रखी जाती थी, लेकिन अब इसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने बताया कि मदरसा बोर्ड की संस्कृत शिक्षा विभाग के साथ चर्चा हो गई है। जल्द ही एक MOU साइन यानी समझौते ज्ञापन करने के बाद उत्तराखंड के सभी रजिस्टर्ड मदरसों में संस्कृत शिक्षा का भी अध्ययन करवाया जाएगा। वहीं इसके अलावा पारंपरिक भाषा के रूप में अरबी शिक्षा का भी ज्ञान उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में दिया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने बताया कि संस्कृत और अरबी दोनों प्राचीन भाषाएं हैं। इन दोनों के कल्चर में काफी हद तक एक दूसरे से समानता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज यदि मौलवी को ठीक से संस्कृत पढ़ा दी जाए और पंडित को ठीक से अरबी पढ़ा दी जाए तो दोनों समुदाय के बीच में कई सारे मसले अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। मुफ्ती शमून काजमी ने बताया कि इसकी वजह से आने वाले समय में ये नौजवान बच्चे दूसरे धर्म के लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। उन्होंने योग का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से योग किसी धर्म विशेष का नहीं है, योग सभी धर्म को जोड़ता है, इसी तरह से भाषाएं भी सभी धर्म को जोड़ने का काम कर सकती हैं। पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। ऐसी घटनाएं जिनमें कोई व्यक्ति चाय में थूकता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं खाने में। और इन्हीं घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ लफ्जों में कह दिया है कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साथ ही लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जब ऐसी घटनाओं को लेकर उत्तराखंड के मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी से पूछा गया कि वह इन सब घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई भी धर्म इस तरह की हरकतें करने की इजाजत नहीं देता। साथ उन्होंने कहा कि यह सब काम कांग्रेस करवा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया है और अब उसे अपना वोट बैंक खोता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर के मंगलौर में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी से हड़कंप मच गया, जिसके बाद एक मेडिकल संचालक कार्यवाही से बचने के लिए खुद ही अपने मेडिकल का शटर बंद कर ताला लगाकर फरार हो गए। आपको बता दें कि मंगलौर में नकली दवाइयों की बिक्री की शिकायतें मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मंगलौर कस्बे के विभिन्न मेडिकल स्टोरों की औचक छापेमारी की थी। हालांकि छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित दवाइयां तो नहीं मिली, लेकिन मेडिकल स्टोरों में कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई की गई और कुछ स्टोरों पर ताले लगा दिए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि उन्हें कस्बे में नकली और घटिया दवाइयां की बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कुछ स्टोरों पर गंदगी और साफ सफाई की कमी पाई गई। उन्होंने साफ किया कि दवाइयां बेचने वाली जगहों की साफ सफाई बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधा लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है।
गंदगी पाए जाने पर कई मेडिकल स्टोरों पर तुरंत ताले लगा दिए गए और संचालकों को चेतावनी दी गई कि वे साफ सफाई को बेहतर बनाएं। ड्रग इंस्पेक्टर ने चेतावनी दी कि इस तरह की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी और यदि कोई स्टोर स्वामी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। टिहरी जनपद के सीमांत गेवाली गांव में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे गेवाली के पूर्व प्रधान बचन सिंह रावत को गुरुवार 7वें दिन को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और विधायक प्रतिनिधि आनंद विष्ट से जूस पिलाकर हड़ताल खत्म कराई गई। सीमांत गांव गेवाली में आपदा से हुए नुकसानों की भरपाई को लेकर 7 दिनों में आमरण अनशन पर बैठे गेवाली के पूर्व प्रधान बचन सिंह रावत ने जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। कई किलोमीटर पैदल दूरी तय कर गेवाली पहुंचे जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्रामीणों की 10 सूत्रीय मांगों सहित अन्य जरूरी विकास कार्यों को लेकर संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। डीएम क्या लोक निर्माण विभाग के बाद अब श्रीनगर में नगर निगम भी निगम के अधीन आने वाली खस्ताहाल सड़कों की हालत सुधरने जा रही है। श्रीनगर में तमाम वार्ड को जाने वाले करीब 18 सड़कें बरसात के बाद से खस्ताहाल हैं, जिनके मरम्मत कार्य के लिए 171 लाख का एस्टीमेट नगर निगम ने तैयार किया था। इस खस्ताहाल सड़कों के राहगीर वाहन चालकों की दिक्कतें बढ़ा रही थी, जिसके सड़क घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि जल्द निविदा प्रक्रिया पूरी कर सड़कों की हालत सुधारी की जाएगी। ज्योतिर्मठ में प्रस्तावित सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर पालिका सभागार में स्थानीय लोगों के साथ बैठक हुई, जिसमें कार्यदारी संस्थाओं ने शहर में सुरक्षात्मक कार्य के लिए तैयार की गई डीपीआर का प्रस्तुतिकरण दिया। बताया कि ज्योतिर्मठ में सीवेज ड्रेनेज स्लोप स्टेबलाइजेशन और नदी किनारे टी प्रोटेक्शन वॉल निर्माण के कार्य के लिए किए जाने हैं। ऐसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक शहर ज्योतिर्मठ की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। भूधंसाव से प्रभावित ज्योतिर्मठ शहर में सुरक्षात्मक कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करने का काम लगभग पूरा हो गया है। आईआईटी रुड़की से डीपीआर का परीक्षण पूरा करने पर जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने ज्योतिर्मठ में स्थानीय लोगों को प्रस्तावित कार्यों की जानकारी देते हुए यह बात कही। बागेश्वर में घर के आंगन में खेल रही 2 साल की मासूम बच्ची को गुलदार उठा ले गया। बाद में घर के पास में शव बरामद हुआ। दरअसल कांडा तहसील क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित ठांगा ग्राम पंचायत और औलानी गांव में बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे योगिता उप्रेती अपने 1 वर्षीय भाई और दादी के साथ खेल रही थी। इसी दौरान घर के पास घात लगाए गुलदार ने बच्ची पर हमला कर दिया। पास में ही घास काट रही महिलाओं ने हल्ला किया तो गुलदार शव छोड़कर भाग गया। ग्राम प्रधान ने इस घटना की सूचना उप जिलाधिकारी बागेश्वर सदर को दी। इसके बाद वन विभाग के सभी अधिकारी, कांडा के तहसीलदार और थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। 2 पिंजरे ट्रैप कैमरे गांव में लगा दिए गए हैं। रात्रि में 1 बजे के आसपास ही बच्ची के शव का पंचनामा भर प्रशासन की टीम शव को पीएम के लिए बागेश्वर जिला मुख्यालय ले गई है। घटना से औलानी गांव में दहशत का माहौल है।
आपको एक बार फिर से बता दें कि एक 2 साल की बच्ची पर गुलदार ने हमला कर दिया और उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। मसूरी में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चौकी हैप्पी वैली में नियुक्त होमगार्ड कर्मचारी सुभाष ने थाना मसूरी पर सूचना दी कि अनुकूल रावत नाम के 22 साल के सरकारी कर्मचारी ने एलबीएस मसूरी में अपने सरकारी आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि मृतक अनुकूल रावत ने अपने सरकारी आवास में फांसी लगा रखी है और दरवाजे पर अंदर से ताला पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा दरवाजे को तोड़वाया गया और मृतक को नीचे उतारा गया, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। मृतक अनुकूल रावत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में एमटीएस विभाग में कार्यरत थे और अपने सरकारी आवास में अकेले रहते थे। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। किन कारणों से उनकी मौत हुई है, इसकी जांच की जा रही है। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर खेत में संदिग्ध अवस्था में सड़ी गली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मोहनपुर नंबर 2 सड़क किनारे स्थित अवध राइस मिल के पीछे वाली खेत में कुछ बच्चे बकरी चराने गए थे, जहां एकाएक उनको राइस मिल के दीवार के पास एक व्यक्ति नजर आया। पास जाकर देखा तो वहां सड़ी गली अवस्था में एक लाश पड़ी थी। उन बच्चों ने तत्काल गांव में जाकर शोर मचाकर पूरी घटना की जानकारी दी। देखते ही देखते वहां आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। मौके पर दिनेशपुर पुलिस भी पहुंच गई। खोजबीन के बाद पता चला कि मनोज वाला पुत्र सुकुमार वाला उम्र करीब 27 वर्ष निवासी मोहनपुर नंबर 1 का व्यक्ति, जो कि राजमिस्त्री का काम करता था, पिछले 5 दिन से अपने घर से लापता था। मृतक के पिता ने आकर उसके पुत्र मनोज बाला के रूप में इस लाश की पुष्टि की है। दिनेशपुर पुलिस ने शव का पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मसूरी वन प्रभाग द्वारा 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन विनोग हिल मसूरी वन्य जीव विहार में 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के पक्षी प्रेमियों के साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं यहां के पक्षियों से रूबरू होंगे। साथ ही इससे जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। वहीं प्रकृति प्रेमी इस स्थान से उत्तराखंड के पक्षियों के बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे। विनोग हिल मसूरी वन्य जीव विहार में लगभग 230 प्रकार के पक्षी विचरण करते हैं। माउंटेन क्वेल के संरक्षण के लिए भी यह आयोजन किया जा रहा है। माउंटेन क्वेल दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है, जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। जनपद चमोली में सगर गांव से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान शिव को समर्पित रुद्रनाथ मंदिर में अब तक लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और विधि विधान के साथ गुरुवार को मंदिर के कपाट मुख्य पुजारी की मौजूदगी में बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद 6 माह तक भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन स्थल गोपीनाथ मंदिर में विराजमान रहेगी और जो भी भक्त भगवान रुद्रनाथ के दर्शनों के लिए रुद्रनाथ मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां 6 माह तक भगवान भोलेनाथ के दर्शन गोपीनाथ मंदिर में करते हैं। मसूरी में वाल्मीकि समाज उत्थान सभा मसूरी ने वाल्मीकि जयंती धूमधाम के साथ मनाई। इस अवसर पर मसूरी लाइब्रेरी कैंपटी रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद मसूरी सनातन धर्म मंदिर से गांधी चौक तक भगवान वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें वाल्मीकि और सभी समाज के लोगों ने हिस्सा लेते हुए भाईचारे का संदेश दिया। वाल्मीकि जयंती में निकाली गई शोभा यात्रा में विभिन्न भगवानों पर प्रदर्शित झांकियां निकाली गईं, जिसमें भगवान शिव बारात के साथ भगवान राम का और लवकुश का भी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा में भगवान शिव का तांडव और राधा कृष्ण के नृत्य के साथ साथ विभिन्न भगवानों पर प्रदर्शित झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं।
इस दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। महर्षि वाल्मीकि की जयंती को लेकर मसूरी में काफी उत्साह देखा गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।